यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। आज का विषय फंड्स को लेकर है कि आज की जैसी कोरोना की परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में फंड कैसे मैनेज हो और कैसे मैनेज होना चाहिए। वो अलग बात है कि राज्य सरकारें अपने अब पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड चल गया है। हालांकि ये ट्रेंड बहुत लंबे समय से सरकारों ने चलाया है कि वो माफ़ी, कर्ज माफ़ी और बहुत सारी चीज़ें, इन बहुत सारी चीज़ों में क्या वो भूल जाते हैं कि डिज़ास्टर के समय के लिए पैसा हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो राज्य सरकारों ने वो पैसे बांट कर, इवन कर्जा लेकर बांट कर सरकारें बनाई। तो सरकार बनाने का मोह देश की चिंता से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ये ट्रेंड चल कर रह गया। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी 2020 में जब कोरोना का संकट आया, तो इस संकट के दौरान राज्य सरकारें, बहुत सारे राज्यों की राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, केंद्र सरकार से पैसे मांग रहे हैं, फंड्स मांग रहे हैं। एक सरकार तो ऐसी दिखी जिसने कहा कि हमको केंद्र से मुझे फंड मांगने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो भी केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं और जो फंड ट्रांसफर किए हैं अकस्माती निधि को लेकर, उन फंडों से हम मैनेज करते हैं। वो है उत्तर प्रदेश की सरकार, और उसने कहा कि हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और इस समय इम्प्लीमेंटेशन के समय पर पूरे देश में दिखाई भी दे रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल सही से उसको इम्प्लीमेंट करवा पा रही है। मिसमैनेजमेंट बहुत जगह होता है क्योंकि मशीनरी है, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन इंटेंशन उनका अच्छा है और काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने को शुरुआत करनी है कि इन फंड्स को हमने कब जनरेट किया, कैसे यूज किया, कैसे मिसयूज किया। जब तक हम सही इंटेंशन के साथ, कानूनी प्रावधानों के साथ उसको नहीं करेंगे, तब तक अपने को समझ में आने वाला नहीं है। एक बैकग्राउंड उसका पता होना चाहिए तो अपने को समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि इंप्लीमेंट कैसे हो, इंप्लीमेंट के लिए क्या हमने कुछ मशीनरी बनाई है, कुछ मैकेनिज्म बनाई है, कुछ कानून बनाए हैं, या कानूनों का बनाना बाकी है। अभी भारत का और राज्यों के फंड्स में दो तरह के फंड वो बनाते हैं। एक को हम समेकित या संचित निधि कहते हैं और एक को आकस्मिक निधि करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 में इसकी व्यवस्था दी हुई है, और ये कहा गया है कि पैसा सरकार के पास नहीं होगा, सरकार काम करेगी, मैनेज करेगी। पैसा जो होगा वो कंसोलिडेटेड फंड में डाला जाएगा, यानी कि संचित निधि में डाला जाएगा। जो भी कमाई होगी सरकार की या जो सरकार के पास टैक्सेस आएंगे वो कंसोलिडेटेड फंड में डाले जाएंगे। और कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए सरकार को बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन पास करवाना पड़ेगा, बिल पास करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट से, और उसके बाद वो पैसा निकाल सकते हैं। वो पैसा निकालने से पहले उनको एक बजट रखना पड़ेगा कि पिछला कितना उन्होंने एलोकेट किया था, कितना खर्च कर लिया है, आगे भविष्य की उनकी प्लानिंग क्या है, निधि में पैसा कितना डालने वाले हैं, कैसे पैसा निकालेंगे, और क्या क्या उनकी प्लानिंग है। जब बजट पास हो जाता है तो बजट के पास होने के बाद फिर से एक बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन आपको लाना पड़ता है। और बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन जिस समय लाया जाता है आर्टिकल 117 में, तो बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन पर फिर से वोटिंग होती है, और फिर से वोटिंग करके सरकार को उस फंड से पैसा निकालने की अनुमति दी जाती है। ये कंसोलिडेटेड फंड का फॉर्मूला है। कुछ लोगों को एग्जेम्प्टेड रखा गया है जो सरकार के दायरे में नहीं है, वो सीधा संचित निधि से पैसा उनका जाता है। जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी है, जजेस की सैलरी है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, गवर्नर्स की सैलरी हैं। ये ऐसे कुछ पोस्ट हैं जो गवर्नमेंट के दायरे से बाहर हैं, और ये इंडिपेंडेंट खुद में इंस्टीट्यूशंस हैं। इसलिए इनकी ये सरकार के दया पात्र ना हो, इसलिए सरकार के ऊपर डिपेंडेबिलिटी इनकी नहीं। इनका जो पैसा है, इनकी जो सैलरीज हैं, वो सीधी कंसोलिडेटेड फंड से आती। संसद केवल उस पर नियम बनाता है। संसद और सरकार अलग अलग है। वो अलग बात है कि संसद में जिसकी मेजोरिटी होती है उसी की सरकार बनती है, लेकिन संसद कानून पास करती है कि कितना सैलरी देनी है, कैसे देनी है, ये व्यवस्था वो करती है। ये है कंसोलिडेटेड फंड, जिससे सरकार अपने आप को मैनेज करती है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करती है। इसके बाद आर्टिकल 266 के बाद आर्टिकल 267 में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक कॉन्टीजेंसी फंड बनाया। इस कॉन्टीजेंसी फंड को हिंदी में आकस्मिक निधि कहते हैं, और इसमें ये व्यवस्था की गई कि भाई अकस्मात जो समस्याएं आएंगी देश के ऊपर, उनको डील करने के लिए कैसे चलेगा। तो उस समय एक कॉन्टीजेंसी फंड्स एक्ट 1950 पास किया गया था, इस आर्टिकल 267 को ध्यान में रखते हुए, और उसमें व्यवस्था की गई थी कि 50 करोड़ रुपए के, समय समय पर हालांकि बदलता रहता है, शुरू में 5 करोड़ रहा होगा, 50 करोड़ रहा होगा, ऐसे बदलता रहा। सन 2004
जब भारत में सुनामी आया तो वो 50 करोड़ के फंड को वाजपेयी सरकार ने, जब सुनामी आया तब की बात मैं कह रहा हूं, उससे पहले चिंता नहीं की, किसी ने चिंता नहीं की, उससे पहले तो धन बांटने में लगे थे। तो फिर ये हुआ कि जब कंसोलिडेटेड फंड पूरा खाली हो जाता है, सब समय संचित निधि खाली हो जाती है, तो फिर कैसे मैनेज किया जाए, इनको सबको कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए फिर वो 50 करोड़ से फंड बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया 2004 में, जब सुनामी भारत में आया। अब सुनामी से निपट तो जो भी कंसोलिडेटेड फंड रहा होगा या जो भी फंड रहे होंगे उनसे निपट लिया होगा, जैसे भी निपटा गया, लेकिन वो 500 करोड़ का फंड बाद में ही इकट्ठा हुआ होगा नेक्स्ट बजट में, या जो भी व्यवस्था की गई हो। उसके बाद 2004 के बाद 2020 तक उस कॉन्टीजेंसी फंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो 500 करोड़ का ही रहा। और हुआ हो तो हमने बहुत सर्च करने की कोशिश की है, अपने को नहीं मिला होगा। ऐसे ही राज्य सरकारों के पास भी संचित निधि और राज्य सरकारों के पास भी कॉन्टीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि रहती है, और राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि वो आकस्मिक निधि में कुछ पैसा डालकर रखें, ताकि राज्य में अगर कभी डिजास्टर आए तो उसमें राज्यों को वो पैसा उनके फंड में सेपरेट फंड पड़ा हो, एक रिजर्व फंड पड़ा हो, जिस फंड से वो मैनेज कर लें। इसके अलावा 2004 में ही जब सुनामी आया तो एक और नई व्यवस्था की गई और एक कानून बनाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और चूंकि 2004 की सुनामी के परिणाम थे, वाजपेयी की सरकार थी और सुनामी बड़ी समस्या दे रही थी, तो सुनामी के टाइम पर जो हुआ उसको ध्यान में रखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में 2 सेक्शंस बने, जिनके तहत डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड बनाया गया कि राज्य भी अपना रिस्पॉन्ड फंड बनाएंगे और केंद्र भी अपना रिस्पॉन्ड फंड बनाएगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 46 और सेक्शन 48 में यह व्यवस्था रखी गई कि केंद्र जो है वो अपना डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बनाएगा और स्टेट अपना डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बनाएगा, और जिस समय कोई डिजास्टर आता है उस समय उस डिजास्टर को, उस समस्या को समाधान करने के लिए 75% फंड केंद्र देता है और 25% फंड राज्य देता है। उसके अलावा उसकी जो कॉन्टीजेंसी फंड है वो उसका अलग है, केंद्र का जो कॉन्टीजेंसी फंड है वो अलग है। ऐसे करके इन परिस्थितियों से डील करने की बात आती है। भारत में ऐसा होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि भारत की प्रवृत्ति है, हम अगर 2 रुपए पैदा करते हैं तो उसमें से 50 पैसे बचाते हैं और 1.5 रुपए खर्च करते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे कि तरक्की करने वाला व्यक्ति वो है जिसने कल जो कमाया वो खर्च नहीं करेगा और आज जो कमाएगा उसमें से कल के लिए बचाएगा, मतलब नेक्स्ट डे के लिए बचाएगा, और कल वाला जो उसने कमाया था, जो बचाया था, उसको वो उठाएगा नहीं। ये पैसा जो उसके पास इकट्ठा होगा ये पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा, या उसके ऊपर कोई डिजास्टर आता है तो उस समय इस पैसे से वो अपने आप को मैनेज करेगा। दुर्भाग्य से हम डेबिट की जगह क्रेडिट पर आ गए और यूएस पॉलिसी हमने अपना ली और हम क्रेडिट कार्ड पर चलने वाले लोग हो गए। यूएसए इस समय मैनेज इसलिए और नहीं कर पा रहा है, उन्होंने लॉकडाउन और ये वो बहुत ढीले दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड पर चलने वाले लोग, क्रेडिट कार्ड पर चलने वाले लोग का मतलब है कि जेब में पैसे आज नहीं है, क्रेडिट कार्ड से पैसा लेंगे, अगली सैलरी मिलेगी तो उसको भरेंगे। अपने पास इन कैश कुछ नहीं है और अपने पास डिपॉजिट भी कुछ नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे देश में भी ये प्रवृत्ति चल गई और क्रेडिट कार्ड वाली, कि हम पैसा बैंकों में रखने के बजाय, पैसा इकट्ठा करने के बजाय, हम जेवरात बनाने के बजाय सब पैसा खर्च कर लो और सरकार से पहले या कंपनियों से या क्रेडिट कार्ड कंपनियों से पहले उधार ले लो फिर खर्च कर लो। केवल ये जनता ने नहीं किया, जस राजा तस प्रजा, जैसी राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो राजाओं ने भी क्या करना शुरू किया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करने शुरू किए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईएमएफ से फंड लेने शुरू कर दिए, वर्ल्ड बैंक से फंड लेने शुरू कर दिए, एशिया डेवलपमेंट बैंक से फंड लेने शुरू कर दिए, और दुनिया भर के जो बैंक हैं उनसे फंड लाकर अपने यहां डेवलपमेंट दिखाया और डेवलपमेंट किया, और बाद में कर्जा और उसके ब्याज में ही निपट गए। और आईएमएफ की सिचुएशन तो यह आ चुकी थी भारत में कि चंद्रशेखर सरकार अपना जो रिजर्व का सोना है वही गिरवी रखाए थे। बाद में वाजपेयी गवर्नमेंट बैठी, वाजपेयी गवर्नमेंट ने वो सोना सब वापस करवाया क्योंकि मैनेजमेंट ठीक हो रहा था, उन्होंने वो सोना वापस किया। उसके अलावा अगले 10 वर्ष के लिए वहां फंड इकट्ठे करे, यानी कि डिपॉजिट किया आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, और वहां डिपॉजिट करके तब तक सरकार चली गई। 2004 की सरकार बैठी, उसने वो सारा पैसा फिर से निकालना शुरू कर दिया और आईएमएफ में हम फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में आने लगे, ऐसी सूचना है। तो फिर ये सरकार बैठी 2014 की, और 2014 की सरकार के सामने फिर वही समस्या है।
तो क्या है कि पैसा लेकर यानी कि क्रेडिट लेकर खर्च कर लो और जब हम कमाएंगे तब भरेंगे ब्याज सहित। ये केवल जनता ने नहीं, ये सरकारों ने भी अडॉप्ट किया और जनता को सिखाया भी यही। नतीजा ये निकला कि जब 2020 का एपिडेमिक आया है या 2020 का ये संकट आया है, इस संकट में राज्य सरकारों ने पहले से ही अपनी सरकारें बनाने के लिए सारा पैसा उड़ा के रखा था। इवन कर्ज लेकर, इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेकर और ये बांटने की व्यवस्था करके रखी थी। और ये बांटने की व्यवस्था इस लेवल की करके रखी थी कि सरकार के पास कोई फंड नहीं बचा और सरकार क्रेडिट लेकर लोगों को मुफ्त में बांटने के प्रॉमिस कर बैठी। प्रॉमिस करने के बाद ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये फंड देंगे, वो फंड देंगे, अकाउंट में फंड डालेंगे, गेहूं फ्री देंगे, चावल फ्री देंगे, जो फ्री कर सकता था। यानी कि अब फ्री की होड़ लग गई। चुनाव लड़ा जाएगा तो भारतवर्ष में आज का चुनाव अपने काम पर नहीं होता, भारतवर्ष में आज का चुनाव होता हमने कितना बांटा, यानी कि सरकार को कितना लूट कर बांट दिया, इस पर चुनाव भारत में लड़े जाते हैं पिछले कई वर्षों से। तो ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है। और दिल्ली में जब सरकार बन गई इन प्रोमिसेस के साथ तो पूरे देश ने उसको फॉर्मूला अडॉप्ट किया और दिल्ली की सरकार ने बड़े हर्ष से कहना शुरू किया, देखा वो भी हमारा फॉर्मूला अपना रहे हैं। लेकिन आज जब ये एपिडेमिक ऐसा लगता है कि 1.5 साल चलने वाला है, 2 महीने में ही राज्य की मोस्टली स्टेटों की राज्य सरकारें हाथ खड़े कर बैठी। क्यों? क्योंकि फंड थे ही नहीं। कॉन्टीजेंसी फंड के पैसे निकाल कर खर्च कर लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के पैसे खर्च कर लिए पहले ही, इसके अलावा लोगों की पेंशन फंड से पैसा निकाल कर खर्च कर लिया, इसके अलावा इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो पैसा पड़ा होता था वो निकाल कर खर्च कर लिया, इसके अलावा उन्होंने क्रेडिट और बैंकों से और रिजर्व बैंक से और पोस्ट ऑफिस से जो उनका पैसा डिपॉजिट का पैसा होता है वो निकाल कर खर्च कर लिया। और खर्च करते करते सिचुएशन पर ये आ गए कि आज जब वाकई में देश को जरूरत है इस संकट में, तो राज्य सरकारों के पास पैसे नहीं है और अब राज्य सरकारें सीधा केंद्र सरकार से एक ही गुहार लगा रही हैं, हमें पैसे दो। और पहले बांट बांट का चुनाव लड़ा गया। अब मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा है, कॉन्टीजेंसी फंड का पैसा है, इमरजेंसी फंड का पैसा है, इन पैसों को कैसे खर्च किया जाए और जो इंस्टीट्यूशंस का पैसा पड़ा हुआ है उससे बोरोइंग सरकारें कैसे और किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, इस पर नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी। मेरा मानना है कि एक सिंपल नियम केंद्र की पार्लियामेंट से पास होना चाहिए और वो ये है कि कोई भी सरकार जो चुनाव जीत कर आएगी 2 वर्ष तक शुरू में जो फंड पड़े हुए हैं उस फंड से पैसा निकालकर कोई फ्री का कार्य नहीं कर सकते। सरकार जब आएगी तो 2 वर्ष तक जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे में से 1 रुपया भी किसी को दान में नहीं दे सकता। अगर वो इस तरह के कुछ कार्य करना चाहते हैं तो दे मस्ट हैव द प्लान और उस प्लान के तहत राज्य जो कमाएंगे उस कमाई में से वो बांटेंगे और उस कमाई में से एक पार्टिकुलर हिस्सा जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जाता है या जो कॉन्टीजेंसी फंड के लिए जाता है और कंसोलिडेटेड फंड में जो जाएगा, तो सरकारों की ये जिम्मेवारी बननी चाहिए और बजट में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत या इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए कि हमने पिछले साल किस स्थिति में थे और हमने कंसोलिडेटेड फंड में कितना पैसा डाला, हमने कॉन्टीजेंसी फंड में कितना पैसा डाला, हमने डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में कितना पैसा डाला और जनता को बांटा। वो तो चुनाव में अपना करिए, लेकिन आपको हर वर्ष जनता को यह रिकॉर्ड बताना चाहिए कि कितना पैसा हमने इस साल बचाकर रिजर्व के लिए इकट्ठा किया और उस रिजर्व में से राइट आपको कम से कम 2 वर्ष तक नई सरकार बनने के बाद नहीं होगा और अगले चुनाव से 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहले से आपको उस फंड से पैसा निकालने की अनुमति नहीं होगी। आपको जो भी पावर होगी वो जो आप व्यापार करते हो, जो डेली कलेक्शन करते हो, जो मंथली कलेक्शन करते हो, उस कलेक्शन के पैसे से बचाने के बाद जो आपके पास सरप्लस बचेगा उससे बांटने के लिए रखा जाएगा। मुझे लगता है आज की तारीख में इसकी आवश्यकता है। देश को एक बड़ी वॉइस उठानी चाहिए। ये फ्री बांटने वाली सरकारें जैसी भी हैं इनको एक बार हमको चेताना चाहिए। इन फ्री बांटने वाली सरकारों में कुछ राज्यों के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर अपने को विचार करना चाहिए। जैसे कुछ राज्य तो ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश की बात हम कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें। महाराष्ट्र में कुछ 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर टैक्स कलेक्शन होता है, जो टैक्स हब है और उस टैक्स के पैसे से वो पूरा महाराष्ट्र चलाते हैं।
जैसे मुंबई से कलेक्शन होता है, पूना से कलेक्शन होता है, नागपुर से कलेक्शन हो सकता है, या नासिक से कलेक्शन हो सकता है। ऐसे 4-5 उनके प्लेसेस हैं जहां से वो टैक्स वसूली होती है और उससे वो पूरा महाराष्ट्र चलाते हैं, क्योंकि वो ये अर्बन एरिया है, टैक्सेशन के हब है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार को ले लें, वो नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, ऐसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट से, या लखनऊ, यहां पर उनका टैक्स कलेक्शन होता है और इस टैक्स कलेक्शन से उनको इतना बड़ा उत्तर प्रदेश चलाना पड़ता है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो प्योर अर्बन है, जैसे दिल्ली है। अब दिल्ली के लिए हमको नियम ये बनाने चाहिए कि भाई कोई भी व्यक्ति राजधानी होने के नाते कहीं पर फैक्ट्री लगाता, कहीं पर काम करता है, लेकिन वो अपना ऑफिस, एक कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में रखता है। दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस रखने के बजाय ट्रेड यहां वजह से यहां ट्रेड करता है, यहां ट्रेड करने की वजह से वो यहां टैक्स कलेक्शन करवाता है। तो दिल्ली की सिचुएशन ये है कि उसको कमाना तो 1 रुपया नहीं, और कमाने की उसको चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो टोटल अर्बन एरिया है। अब वो केवल घोषणाएं कर सकती है, और घोषणा कर करके ये बता सकती है हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन आ गया जिसमें हमने कोई एफर्ट नहीं किया, हमने कोई फैसिलिटी नहीं दी, वो जो टैक्स कलेक्शन आया मैं क्या बांट सकता हूं दिल्ली को, ये बताएं। वो टैक्स कलेक्शन क्यों आया था? क्योंकि नोएडा, गाजियाबाद में वो फैक्ट्रियां लगी हुई थी, गुड़गांव में वो फैक्ट्रियां लगी हुई थी, सोनीपत, पानीपत, हरियाणा में वो फैक्ट्रियां लगी हुई थी, और उन्होंने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में बनाया हुआ था और ट्रेड दिल्ली से मैनेज कर रहे थे। टैक्स का जो रिटर्न है वो दिल्ली से भर रहे थे, इसलिए दिल्ली का शेयर ऑटोमेटिकली बन गया, एक कमरे की वजह से, एक ऑफिस की वजह से, जबकि फैक्ट्री हजारों एकड़ में कहीं लगी हुई है। तो ये जो पैसा दिल्ली जैसी स्टेटों को मिलता है, जिससे उसको चलाने के लिए कोई अतिरिक्त क्षेत्र नहीं है, जैसा उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी स्टेटों में यह हाल है कि उनके 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जहां से उनको टैक्स कलेक्शन होता है और उनको पूरा का पूरा मैनेज करना पड़ता है, पूरा स्टेट, उस टैक्स के कलेक्शन से। तो क्या दिल्ली जैसी सरकारों के ऊपर हम कुछ ऐसी बाध्यताएं लगा सकते हैं कि इस तरह के जिनकी फैक्ट्रियां स्टेटों में हैं या जिनके काम स्टेटों में है, वो केवल केंद्र से पार्टिसिपेट करेंगे, वो नई दिल्ली का कलेक्शन देंगे, वो दिल्ली में कलेक्शन नहीं देंगे। दिल्ली सरकार अपना कलेक्शन सिर्फ अपने उस क्षेत्र से करेगी जिसकी फैक्ट्री उसके पास लगी हुई है, जो उसके पास काम है। लेकिन जो ट्रेड के लिए दिल्ली में आया हुआ है, क्या हम ऐसा नियम बना सकते हैं कि वो केवल नई दिल्ली या केंद्र सरकार के साथ उसका पार्टिसिपेशन होगा, और केंद्र सरकार के साथ पार्टिसिपेशन होने के नाते उसका जो फंड केंद्र को आएगा, जो टैक्स केंद्र को आएगा, वो उसी स्टेट को वापस करेगा जिस स्टेट से वो फंड जनरेट हुआ, जहां उसकी फैक्ट्री लगी हुई थी, जहां उसका प्रोडक्शन हो रहा था, जहां उसकी सेल हो रही थी। केवल ट्रेडिंग पॉइंट होने की वजह से दिल्ली को कलेक्शन आता है, और फ्री बांट दिया। अब इस समय देश की सारी लगभग सरकारें, मैंने कहा योगी जी की सरकार को छोड़कर सारी सरकारें, या बीजेपी शासित प्रदेशों को छोड़कर बाकी सारी सरकारें लगातार कह रही हैं कि हमें फंड चाहिए। कुछ राज्यों ने तो मैनेज करना ही बंद कर दिया है, कुछ राज्यों ने सिर्फ चिल्लाना शुरू किया और नतीजा निकला कि लेबर यहां से जाने लगा। उन्होंने केवल एक घोषणाएं कर दी कि वो बसें लगी हैं, ऐसा लगा वैसा लगा, लेबर ने जाना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास खिलाने पिलाने को कुछ था नहीं, और टीवी पर रोज आकर उनको घोषणाएं करनी थी, डेली एक स्टेटमेंट देना, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। धरातल पर कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता भूखों मर रही और वो अपने प्रदेशों को वापस जाने के लिए तैयार घूम रही है। तो मुझे लगता है कि इस डिजास्टर मैनेजमेंट के कानूनों में हमको कुछ परिवर्तन करना चाहिए, और एक्सपेंडिचर और जो फ्री बांटने की जो प्रोमिसेस हैं, उन प्रोमिसेस के लिए कुछ ऐसा नियम बनाने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाजपेयी सरकार के समय पर मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी हो इस पर उन्होंने नियम बना दिए थे। उससे पहले जो असंतुष्ट था उसको वो मंत्री बना देते थे। अभी नियम बना दिए कि 10% से ऊपर, लोकसभा की टोटल आबादी के 15% से ऊपर मंत्री पद की संख्या नहीं हो सकती, और लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर जो टोटल मेंबरशिप बनती है उसके 10% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते, और राज्यों के लिए भी लागू कर दिया। ऐसा ही कोई नियम डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में या फंड ट्रांसफर या जो एग्जेम्पशन के मामले में सरकार को पास करना चाहिए, ताकि पूरे देश के लिए भविष्य के संकट को लड़ने की व्यवस्था हो सके, और हम सब ऐसी कोविड-19 की सिचुएशन, ईश्वर न करे कभी दोबारा भी आए या आ रही हो, तो हमारे पास सफिशिएंट फंड हो। इसके साथ ही नमस्कार, कल फिर मिलेंगे एक किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।